उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार में हम आर्टिकल हमने 16 शुरू किया था, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो चल रहा है। तो हमने देखा कि आर्टिकल 16 क्लॉज फर्स्ट एंड क्लॉज सेकंड ये समानता की बात करता है। वही आर्टिकल 16 क्लॉज 3, 4 और 5 ये इसके अपवाद है। यानी आर्टिकल 16 क्लॉज 3 आरक्षण का प्रावधान कर रहा है, वही आर्टिकल 16 क्लॉज फर्स्ट एंड सेकंड कह रहा है कि भाई समानता होगी, किसी प्रकार का कुछ आरक्षण नहीं होगा, है ना। वही आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कह रहा है आरक्षण की व्यवस्था की बात करता है, 16 क्लॉज 3, 4, 5। आर्टिकल 16 किस आधार पे? निवास के आधार पर। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 किस आधार पे? पिछड़ा वर्ग के आधार पर। और आर्टिकल 16 क्लॉज 5 जो है वो धार्मिक स्तर पर आरक्षण की बात करता है। तो विवाद का मुद्दा कहां से उत्पन्न होता है? विवाद उत्पन्न होता है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में कि भाई ये तो कह दिया गया कि राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में कहा गया। लेकिन ये बात तो बताई ही नहीं गई कि पिछड़ा वर्ग है कौन, ये तो परिभाषित ही नहीं किया गया कि पिछड़ा वर्ग कौन है। और इसको परिभाषित किया जाए तो किस आधार पर? आर्थिक स्थिति के आधार पर या सामाजिक स्थिति के आधार पर, यानी जाति के आधार पर। तो इसके लिए सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में 1952 में कालेलकर आयोग का गठन किया। कालेलकर आयोग का गठन ही इसलिए किया गया था कि भाई अब पता लगाओ कि पिछड़ा वर्ग कौन है, किसे पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। कालेलकर आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की और सिफारिश में कहा कि भाई जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण होना चाहिए। ठीक है, इनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया गया, कालेलकर आयोग की सिफारिशों को। बाद में 1979 में 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। पहले पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कब हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में। और द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग का गठन होता है कब? 1979 में। इस वक्त गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पहली बार हम जानते हैं देश में 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। तो उस वक्त जो सरकार में सत्ता में थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई उस वक्त पीएम थे। तो मोरारजी देसाई कौन थे? गैर कांग्रेसी, उनकी सरकार गैर कांग्रेसी सरकार थी, जनता पार्टी से वो बने हुए थे। तो उन्होंने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, यानी मंडल आयोग का गठन किया। और मंडल आयोग को बीबी मंडल को बोला गया कि भाई ये परीक्षण करके बताइए, निरीक्षण करके बताइए कि पिछड़े वर्ग है कौन, पिछड़े वर्ग में आता कौन है। तो मंडल आयोग ने भी अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की और मंडल आयोग ने प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि भारतीय समाज पश्चिमी समाज की भांति नहीं है। यहां पर वर्षों से, हजारों वर्षों से वर्ण व्यवस्था लागू रही और वर्ण व्यवस्था के आधार पर यहां पर शोषण होता रहा वर्षों से। जातिवाद बहुत गहराई तक यहां पर है। तो कहा गया कि जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण किया जाना चाहिए। और उन्हें मान लीजिए तर्क आप देखिए कि कोई व्यक्ति ए है, ये कोई व्यक्ति बी है और ये दोनों मजदूरी करते हैं। मान लीजिए दोनों मनरेगा में काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों की दिहाड़ी सेम है। ये ए जो है वो वर्ण व्यवस्था के ऊपरी पायदान से आ रहा है और ये जो बी है वो वर्ण व्यवस्था के सबसे निचले पायदान से आ रहा है। दिहाड़ी दोनों की सेम है, घर की स्थिति दोनों की सेम है, पैसे दोनों सेम कमा रहे हैं, लेकिन आप बताइए समाज में रिस्पेक्ट किसको ज्यादा मिल रहा होता है? इनको ज्यादा मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि वर्ण व्यवस्था के ऊपरी पायदान से आ रहे हैं और ये निचले पायदान से। तो यही कहा मंडल आयोग ने कि भारतीय समाज वर्षों से वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, तो पिछड़े वर्ग का निर्धारण भी जाति के आधार पर होना चाहिए। ठीक है, तो मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया लेकिन लागू नहीं कर पाया गया। क्यों? क्योंकि सरकार उस वक्त गिर गई थी। फिर बाद में सरकार बनती है 1989 में। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा, एक गठबंधन था राष्ट्रीय मोर्चा, जैसे अभी वर्तमान में एनडीए गठबंधन हुआ, वैसे ही 1989 में गठबंधन की सरकार आती है, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार। ठीक है, इसमें जनता पार्टी भी शामिल थी। तो उस वक्त जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो कौन बनते हैं? पीवी नरसिंह राव। और पीवी नरसिंह राव ने मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी, जो सुझाव थे, उसको क्या किया? लागू कर दिया। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण कैसे हुआ? मुद्दा तो ये आ रहा था ना कि पिछड़ा वर्ग है कौन, जाति के आधार पर तो हो गया, पर कौन सी जाति? और देश में इतनी सारी जातियां हैं, तो कैसे उस जाति का निर्धारण हुआ? उस जाति का निर्धारण ऐसे हुआ कि ओबीसी मंडल आयोग ने कहा कि अगर ओबीसी हमें निकालना है, पिछड़ा वर्ग हमें निकालना, तो हमें क्या करना होगा? सभी जातियों में सवर्ण और एससी एसटी को जोड़कर हटा दीजिए। सभी जातियों से सवर्ण और एससी एसटी जोड़कर हटा दीजिए। जो बच रही जातियां वो क्या होंगी? आपकी ओबीसी। और इस आधार पर हम देखते हैं कि लगभग 3743 जातियां निकल कर आती हैं जो ओबीसी कहलाई। ठीक है, तो ओबीसी जो आरक्षण है उसको लागू कर दिया गया। किसके समय में? हम देख रहे हैं पीवी नरसिंह राव के समय में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया। साथ ही साथ 1991 में अब क्या होता है? 1991 में पुनः चुनाव होते हैं और पीवी नरसिंह राव की सरकार आती है। यहां पर ये क्या है? ये भी कांग्रेस और अदर पार्टियां दोनों मिलकर सरकार बना रही होती है। यहीं से गठबंधन का युग चालू हो रहा होता है और 2013 तक गठबंधन का युग चला, जिसमें नेतृत्व तो कौन कर रहा होता है? कांग्रेस कर रही होती है। तो पुनः यहां पर एक और आरक्षण लागू किया गया। कौन सा वो आरक्षण लागू किया गया? इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, यानी जनरल से आने वाले, सवर्ण से आने वाले वो लोग जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनके लिए आरक्षण के प्रावधान की सिफारिश की और उसको लागू किया गया 10% आरक्षण। आप सोच रहे होंगे जो अभी वर्तमान में ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये वही है जनरल के लिए जो पहले लागू किया गया था ईबीसी। तो यहाँ पे 10% आरक्षण का प्रावधान किया। अब आप सोच रहे होंगे फिर हट कैसे गया था बीच में? क्योंकि 1992 में 1992 में इंदिरा साइनी केस में इसको चुनौती दी गई थी। इंदिरा साइनी केस में कहा गया कि इतने ज्यादा आरक्षण हो गया। आप देखिए एससी के लिए आरक्षण हो गया कब?
एससी के लिए आजादी से, एससी एसटी के लिए आजादी से पहले ही आरक्षण हो गया। आप इतिहास के पन्नों में गए होंगे तो आपने देखा होगा पूना पैक्ट, महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ था, वहां पे एससी एसटी के लिए पहले से आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। तो एससी एसटी के लिए पहले से आरक्षण था, एससी के लिए 15%, एससी के लिए 7.5%, और अभी जो बाद में जो वीपी नरसिंह राव ने जो ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया था वो भी कितना था, 27%। तो 15% वो 7.5% वो 27% ये और 10% ये 59.5% आरक्षण, एक कम 0.5 कम, वरना 60% आरक्षण ही आरक्षण में सीटें चलेगी। तो इसीलिए इसको चुनौती दी गई। अभी मैंने आपको जो बताया, तो आप ये देखिए कि ओबीसी का देखिए निर्धारण कैसे हुआ, थोड़ा बोर्ड में समझिए कैसे हुआ निर्धारण। तो ओबीसी को कैसे निकाला गया, जितनी भी जातियां थी, ठीक है, सभी जातियों को क्या किया गया, जोड़ दिया गया, ठीक है। सभी जातियों में फिर क्या किया गया आपका, सभी जातियों में सवर्ण और एससी एसटी को जोड़ के हटा दिया गया। जितनी जातियां हैं उन सभी जातियों में सवर्ण और एससी एसटी को जोड़कर हटा दिया गया। फिर जो बच रहा होता है वो क्या हुआ, आपका ओबीसी निकल के आ गया। और जब देखा गया कि कितनी निकली, तो कितनी जातियां निकल कर आई थी, 3743 जातियां निकल कर आ रही थी, इतनी बड़ी जनसंख्या में। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि एससी एसटी को क्यों हटा दिया। फिर एससी एसटी को इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि एससी एसटी के लिए पहले से ही रिजर्वेशन का प्रावधान था। आप देखेंगे आजादी तो मतलब 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, उससे पहले ही इनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर लिया गया। जब आप इतिहास के पन्नों में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पूना पैक्ट अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के बीच में यही तो निर्धारण हुआ था कि इनके लिए अलग से रिजर्वेशन होगा एससी एसटी के लिए। तो उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था पहले से थी, आजादी से भी पहले से हो गई थी इनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था, ठीक है। फिर जब संविधान लागू हुआ तो संविधान के लागू होते ही इसको क्या किया गया, अप्लीकेबल कर दिया गया। और देखा गया कि जो एससी है उसके लिए 15% और एसटी है उसके लिए 7.5% रिजर्वेशन लागू हो गया था, ठीक है। तो बच कौन रहा था, ओबीसी बच रहा था, ठीक है। तो ओबीसी का निर्धारण कैसे किया गया, सभी जातियों में से क्या किया गया, सवर्ण और एससी एसटी को जोड़कर हटा दिया गया। तो आपको निकल कर आ रहा था ओबीसी। और हमने बताया कि 1991 में जो पीवी नरसिंह राव की जो सरकार थी, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी, इसमें ईबीसी के लिए भी आरक्षण कर दिया गया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी आरक्षण कर दिया, वही जो भी वर्तमान में क्या है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके लिए। तो आरक्षण कुल कितना हो गया, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, ईबीसी के लिए 10%। आप इसका टोटल करें तो कितना निकल गया, 59.5% सीट रिजर्व हो चुकी है, आरक्षित हो चुकी, ठीक है। अब 59.5%, ठीक है, यानी 1.5 कम 60% सीटें तो आरक्षित ही हो गई हैं। तो इसी वजह से इंदिरा शाइनी केस जो 1992 में आता है, 1992 में आता है, उसमें आरक्षण की इस व्यवस्था की आलोचना की गई और आरक्षण की इस व्यवस्था को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई कि भाई इतना ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण के खिलाफ ही केस था इंदिरा शाइनी केस। तो इंदिरा शाइनी केस जब सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण की इस व्यवस्था को चुनौती दी गई तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या निर्णय दिए, अब आप उसे देखिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। पिछड़ा वर्ग में कौन शामिल है, इसे जानने के लिए 1953 में 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कालेलकर आयोग का गठन किया गया। किसके कार्यकाल में, नेहरू जी के कार्यकाल में। आरक्षण का आधार जाति को बनाने का प्रस्ताव दिया गया जिसे स्वीकार नहीं किया गया। पुनः 1979 में 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मंडल आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बीपी मंडल थे, ठीक है, इसलिए इसको मंडल आयोग बोला गया। जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, मोरारजी देसाई थे, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी यानी जनता पार्टी की सरकार थी। 1980 में मंडल आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की और 1989 में 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की सरकार जिसमें जो वीपी सिंह थे प्राइम मिनिस्टर बने और 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण लागू कर दिया गया। 1991 में 1991 में पीवी नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर बने और ईबीसी यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को 10% आरक्षण लागू कर दिया। इस प्रकार कुल आरक्षण बढ़ के कितना हो गया आपका 59.5%, ठीक है, यानी 1.5 कम वरना 60%। इंदिरा शाइनी केस में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, यानी इंदिरा शाइनी केस में सर्वोच्च न्यायालय के क्या निर्णय थे आरक्षण से संबंधित, अब उन बिंदुओं को देखते हैं। पहला, न्यायालय के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है क्योंकि वितरण मूलक न्याय के संबंध में भारत का संविधान आनुपातिक समानता को स्वीकार करता है। दूसरी बात कही गई कि जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत मुख्य पिछड़ापन सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। यानी संविधान ये मान रहा है कि भारत में 1000 वर्षों से हम देख रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, तो यहाँ जो पिछड़े वर्ग का जो आधार रहा है वो क्या रहा, सामाजिक पिछड़ापन है, ठीक है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा बिंदु कि पिछड़ी जातियों के साधन संपन्न हिस्से यानी क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। चौथा हम देखते हैं कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी ये कहा गया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% की होगी और इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही बढ़ाया जा सकता है। पांचवा हम देखते हैं कि आरक्षण केवल आरंभिक नियुक्ति में लागू होगा, पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं होगा। 6 पॉइंट कहता है कि आरक्षण की व्यवस्था का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है यानी पुनः उसका रिव्यू किया जा सकता है। तो ये आपका है इंदिरा शाइनी केस। अब इंदिरा शाइनी केस तो हो गया कि भाई इंदिरा शाइनी केस में न्यायालय ने क्या क्या निर्णय दिया आपने देख लिया। तो वर्तमान में स्थिति क्या है आरक्षण से संबंधित मुद्दे की, वर्तमान में आरक्षण से संबंधित जो मुद्दे हैं उसकी क्या स्थिति, अब इसको हम समझते हैं।
आरक्षण से संबंधित अगर हम वर्तमान मुद्दे देखें तो हम देखते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण का जो मुद्दा था वो इंदिरा साहिनी केस में भी उठाया गया है और इसमें इसे क्या किया गया है, अस्वीकार किया गया। यहाँ पे नो कहा गया है, नहीं मना किया गया है, यानी पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा। दूसरी बात हम देखते हैं वर्तमान में कि संसद ने 77वां संविधान संशोधन 1995 में पारित किया, जिसके द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 16 क्लॉज 4A को जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 4A जिसके द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण कर सकता है, यानी बाध्य नहीं है, वो करना चाहे तो कर सकता है। 85वां 85th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था 2001 के द्वारा अनुच्छेद 16 4A में संशोधन किया गया और यह जोड़ा गया कि राज्य जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करेगा तो वह परिणामी ज्येष्ठता का नियम यानी रूल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी पर आधारित होगा। ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य सेवाओं में ज्येष्ठता प्राप्त कर लेता है तो उसकी ज्येष्ठता स्थायी हो जाएगी। अभी परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या है इसको समझिए। परिणामी ज्येष्ठता का नियम आप ऐसे समझिए, देखिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक ए है और एक है बी। ठीक है, ए आता है जनरल या ओबीसी कैटेगरी से। ओबीसी क्यों शामिल किया? क्योंकि हम जानते हैं कि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ SC ST के लिए, ओबीसी जनरल के लिए नहीं है। ठीक है, तो ए एक व्यक्ति है जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आता है और बी है एक जो SC ST से आता है। ठीक है, अब ए ने क्या किया, 2010 में इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, इसने एग्जाम क्लियर किया और ये बन जाता है IPS की वो ट्रेनिंग कंप्लीट करता है और बन जाता है SP। ठीक है, बी ने क्या किया, 2012 में वो एग्जाम क्लियर करता है और वह भी बनता है IPS। ठीक है, IPS की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो भी बन जाता है SP। ठीक है, फिर देखते हैं कि 5 साल बाद, जो कि 5 साल बाद इसमें पदोन्नति होगी SC ST वाले के लिए और 10 साल में पदोन्नति की व्यवस्था किसमें है, जनरल या ओबीसी के लिए। ठीक है, तो जैसे ही इसके बी के 5 साल पूरे होंगे, 5 साल का पूरा होगा 2012 से 2017 में। ठीक है, 5 साल इसका पूरा हो गया, अब ये SP से बन गया DIG, तो ये हो गया सीनियर। और ये जो पहले से इससे ज्वाइनिंग कर रखा था 2010 में, अब ये जूनियर ही रहेगा, ये अभी भी क्या है 2017 में भी क्या है SP ही है और ये हो गया DIG। ठीक है, अब देखते हैं इसका 10 साल का पूरा हो रहा है 2020 में। ठीक है, 2020 में अब ए भी क्या हो गया, DIG। ठीक है, अभी ये सीनियर था, अब फिर ये सीनियर हो जा रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि फिर इसके 5 साल पूरे हो जा रहे हैं कब, 2020 में। अब ये DIG से अभी 2020 में नहीं पूरा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी भी देखिए इसका 2 भी कम है 17 से, जब 17 में क्या होंगे 5 ऐड होंगे तो क्या आएगा 22 में इसका कंप्लीट होगा। ठीक है, अब ये भी DIG है 2020 में और ये भी DIG है। अब इसका तो 5 साल और बढ़ाइए तो 2022 का समय आता है, अब ये DIG से IG हो जाता है। ठीक है, और ये क्या है, अभी भी 2022 में कौन है, DIG। तो हम देख रहे हैं कि ये अभी सीनियर है, इसकी तो अभी ज्वाइनिंग नहीं है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि ये सीनियर हो जा रहा है, अब ये सीनियर हो रहा है तो ये जूनियर है और ये सीनियर इसको सैल्यूट मार रहा है। फिर ये क्या हो रहा है, ये सीनियर हो जा रहा है तो ये इसको फिर सैल्यूट मारने आ रहा है, फिर से ये सीनियर हो जा रहा है तो ये फिर इसको सैल्यूट मार रहा है। यानी बार बार क्या हो रहा है, उनकी सीनियरिटी चेंज हो रही होती है। अब इससे हो क्या रहा है, उनकी सीनियरिटी चेंज हो जाने से, अगर हमें ये पता हो कि ये व्यक्ति आगे चलकर मेरा सीनियर बनेगा और या फिर मैं किसी की सीनियर हूं और कोई मेरा सीनियर, बार बार हम दोनों चेंज हो रहे हैं, तो इससे लगता नहीं कि जो पारदर्शिता है उसमें भी कमी आएगी। भाई मैं कोई एक्शन लूंगी या कोई मैं ऐसी चीजें करूंगी तो मुझे लगेगा यार कल ये मेरा फिर सीनियर बन जाएगा, है ना। तो ये जो चीजें हैं, तो इसको रोकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए तो क्या किया गया, प्रावधान किया गया कि भाई एक बार अगर SC ST का व्यक्ति सीनियर हो जाएगा तो फिर वही सीनियर रहेगा। ठीक है, यही है आपका परिणामी ज्येष्ठता का नियम। यहाँ पे आपको लगा होगा कि यहाँ पे तो दोनों DIG हैं, है ना, फिर ये सीनियर कैसे हो गया, क्योंकि हम ये भी तो देखते हैं ज्वाइनिंग, इसकी ज्वाइनिंग 2010 में हुई है और इसकी ज्वाइनिंग 2012 में हुई है और 2 DIG जिनकी ज्वाइनिंग एक ही समय में हुई हो तो उसमें जो ज्वाइनिंग जिसकी पहले होती है वो सीनियर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि पुलिस में 2 लोग हैं, ठीक है, जैसे लॉ के फील्ड में ले लीजिए। ठीक है, लॉ के फील्ड में अगर हम लेते हैं तो एक व्यक्ति है जो 2015 में लॉ ज्वाइन करता है और एक है जो 2018 में ज्वाइनिंग करता है। ठीक है, अब क्या है, दोनों ही एक लॉयर एडवोकेट्स, दोनों ही एडवोकेट हैं, लेकिन एक जो 2015 में ज्वाइन किया वो सीनियर एडवोकेट होता है और जो 2018 में कर रहा है, लेट कर रहा है, वो क्या है, जूनियर एडवोकेट होता है। दोनों ही एडवोकेट है, लेकिन सीनियर कौन हो, जो 2015 में कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों DIG है लेकिन सीनियर यही हुआ। ठीक है, ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंग, बाद में फिर ये सीनियर हो जा रहा है, क्यों, पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यही बोला गया है। ठीक है, कि बार बार सीनियरिटी चेंज नहीं होगी, अगर SC ST की एक बार सीनियरिटी निर्धारित हो जाएगी तो वो बरकरार रहेगी, वो बनी रहेगी। अब हम पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो केस है M नागराज केस को समझते हैं कि M नागराज केस में क्या कहा गया है, थोड़ा इसको समझिए आप। M नागराज केस 2007 में 77वां 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 85वां 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और अनुच्छेद 16 क्लॉज 4A को न्यायालय में चुनौती दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने M नागराज केस में पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन यह निर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय किन बातों का ध्यान रखना होगा, पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक दक्षता से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे। यानी अगर आप पदोन्नति में आरक्षण चाहते हैं तो इसके लिए इन प्रमुख 3 यानी पिछड़ापन आपको दर्शाना होगा कि हाँ वहां पिछड़ापन है उस व्यक्ति का जिस वर्ण के लिए आप कर रहे हैं, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है और प्रशासनिक दक्षता से संबंधित आपको आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे।
न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में भी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। तो एम नागराज केस में क्या कहा गया कि पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे और इसके साथ ही आप पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं, है ना। तो पिछड़ापन तो आप समझ गए क्या होता है। ये अपर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या होता है, इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कि 200 पद रिक्त होते हैं सचिव के, ठीक है। अब उन 200 पदों में जनसंख्या के अनुपात में देखा जाए तो मान लीजिए 30% जनसंख्या किसकी है, SC ST की है, ठीक। SC ST के अनुपात में जो सचिव पद हैं 5% सचिव ही हैं, तो ये क्या है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। उनका जो प्रतिशत है वो मान लीजिए 30 से 40% है SC ST का, और उनके जनसंख्या के अनुपात में उनका जो प्रतिनिधित्व हो रहा है वो बहुत कम है। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, सचिव के पदों जो 200 पद हैं उनमें SC ST के लिए पदों को क्या करना होगा, और भी आरक्षित करना होगा, उनके पदों में पदोन्नति करनी होगी ताकि उनकी जो SC ST है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उनकी कम्युनिटी आगे आए। यही मतलब होता है अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब। और साथ ही साथ नियम लागू किया गया था कि अगर जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व बढ़ भी रहा है कि भाई राज्य प्रतिनिधित्व करती जा रही है, भाई उनका पदोन्नति करती जा रही है और यह पदोन्नति उनके प्रतिनिधित्व के अनुपात से ज्यादा हो जा रहा है तो न्यायालय उसे अवैध करार देने का, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया कि प्रशासनिक दक्षता से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए आर्टिकल 335 दिया गया है, इसको लिख लीजिए। आर्टिकल 335 में कहा गया है ये प्रशासनिक जो हमने बोला ना कि प्रशासनिक दक्षता में संबंधित जो आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे, इसी से संबंधित आर्टिकल 335 दिया गया है। आर्टिकल 335 कहता है कि राज्य सेवाओं में आरक्षण लागू इस बात का ध्यान रखेगा, यानी राज्य अगर आरक्षण लागू कर रहा है पदोन्नति में तो इस बात का ध्यान रखेगा कि इससे प्रशासनिक दक्षता प्रभावित ना हो। अब प्रशासनिक दक्षता प्रभावित ना हो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो SP था, उसके कार्यकाल में बहुत सारे दंगे हुए, वो रोक ही नहीं पा रहा था, हर बार वो दंगों में असफल। अब ऐसे व्यक्ति को SP को आप DG बना दोगे, IG बना दोगे तो कैसी स्थिति हो जाएगी। तो यही इससे क्या होगा, प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होगी, नकारात्मक वे में आएगी। तो यही बोला गया कि प्रशासनिक दक्षता का भी ध्यान रखना होगा, वो व्यक्ति योग्य हो, ठीक है। तो ये है आपका एम नागराज केस। अब एम नागराज केस को क्या किया गया, बाद में थोड़ा इसमें सुधार किया गया। एम नागराज केस में सुधार किया गया और आता है जरनैल सिंह केस। पूरा नहीं बदला गया, थोड़ा सुधार किया गया एम नागराज केस में और जरनैल सिंह केस आता है। देखिए जरनैल सिंह केस में क्या सुधार किया गया एम नागराज केस में। जरनैल सिंह केस 2019, इसमें न्यायालय ने पुनः पदोन्नति पर आरक्षण में विचार किया। न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण को सही ठहराया और यह निर्धारित किया कि पदोन्नति में आरक्षण लागू करते समय राज्य द्वारा पिछड़ापन से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक दक्षता से संबंधित एम नागराज केस का निर्णय लागू रहा। इसी प्रकार एम नागराज केस में निर्धारित क्रीमी लेयर से संबंधित प्रावधान भी लागू रहेंगे। यह अभी क्या है, ये हमारी वर्तमान स्थिति है, ठीक है। जो SC ST के लिए कुछ शर्तें हैं, SC ST के लिए कुछ शर्तों के साथ पदोन्नति किया जा सकता है, ये हमारी वर्तमान स्थिति है पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित। तो आपने देखा कि जरनैल सिंह केस में पदोन्नति से संबंधित जो आरक्षण है उसमें ये बात कही गई कि पिछड़ापन से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई वो कम्युनिटी SC ST पिछड़ी है, उसका प्रतिनिधित्व तो पिछड़ापन है, वो आंकड़े आपको प्रस्तुत करने जरूरी नहीं, पिछड़ापन है उसका, ये आंकड़े प्रस्तुत करने जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं जब देश में पिछड़ेपन का SC ST OBC इत्यादि का जब निर्धारण होता है, कोई SC ST है या नहीं, इसका जब निर्धारण होता है तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति किसके, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अब जब राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया, राष्ट्रपति ने आदेश दिया कि भाई पिछड़े वर्ग की पहचान करो, सब कुछ राष्ट्रपति ने करवाया, आंकड़े निकाले गए, सारी पूरी प्रक्रिया हुई। जब एक बार निर्धारित हो गया है कि SC ST कौन है, तो बार बार क्यों इतना जाया करना समय, क्यों बार बार उन चीजों का फिर बनाना, गठन करना, फिर एक नए पैनल बनाना, फिर निकालना। जब वो निर्धारित हो चुका है कि SC ST कौन है, तो क्यों बार बार उसका निर्धारित। तो यही बोला गया है कि पिछड़ेपन से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है कि व्यक्ति पिछड़े वर्ग से आता है, पिछड़े वर्ग का मतलब वही पिछड़ापन का मतलब SC ST से आ रहा है, ठीक है। ये आंकड़े आपको देना जरूरी नहीं होता, बस इतना हटाएगा। बाकी जो जैसे केस थे आपने देखा, जो बाकी मुद्दे थे वैसे ही लागू रहा, ठीक है। तो ये था आपका एम नागराज केस और जरनैल सिंह केस। अब आप एक और बात सुनते होंगे, बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड का नियम, है ना। बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड का नियम क्या है, अब इसे आप सुनिए, पहले सुनिए। बैकलॉग और कैरी फॉरवर्ड का मुद्दा 81वां संविधान संशोधन के द्वारा 2000 में भारत के संविधान में आर्टिकल 16 क्लॉज 4B को जोड़ा गया। आर्टिकल 16 क्लॉज 4B के अनुसार यदि कुछ ऐसे पद या रिक्तियां हैं जो किसी आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित या निर्धारित हैं, लेकिन किसी कारण से वे रिक्तियां उस वर्ष नहीं भरी जा सकी, तो ऐसी रिक्तियां अगले वर्ष उसी आरक्षित श्रेणी को दे दी जाएंगी, ठीक है। तो इन रिक्तियों को ही क्या कहा जाता है, बैकलॉग कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को, यानी जो श्रेणी बच गई है, जो सीटें बच गई हैं, उनको आगे भेजना, आगे जारी करना, आगे देना, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, इस नियम को कैरी फॉरवर्ड या अग्रनयन का नियम कहते हैं। इस प्रक्रिया में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन किया जा सकता है। कैरी फॉरवर्ड और बैकलॉग को समझिए।
मान लीजिए कि एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए किसी वर्ष 2020 में मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर की पद रिक्त हुए, प्रोफेसर के पद रिक्त हुए 200 पद रिक्त हुए, ठीक है, 200 पद प्रोफेसर के मेडिकल कॉलेज में रिक्त हुए और इसकी योग्यता मानेंगे कि भाई मांगिए कि एमडी होना चाहिए, एमबीबीएस से ऊपर की पोस्ट, और 10 वर्ष का उसके पास प्रैक्टिस एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 वर्ष के लिए उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और सीटें निकाली हैं कि भाई एससी के लिए 30 सीटें हैं और एसटी के लिए 15 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 54 और जनरल के लिए आपकी 101 सीटें आरक्षित। और फॉर्म अप्लाई किए गए, जब फॉर्म अप्लाई किए गए तो जनरल के लिए 10,000, ओबीसी में 3,000 और एससी में 20 ही फॉर्म अप्लाई किए गए, जबकि रिक्तियां कितनी निकली उनके लिए 30 और एसटी में 16। तो बाकी सब देख रहे हैं आपकी जो रिक्तियों के अकॉर्डिंग फॉर्म ज्यादा अप्लाई किए गए, लेकिन एससी में रिक्तियों से भी कम फॉर्म अप्लाई किए गए, यानी 30 पद खाली हैं लेकिन अप्लाई कितने ने किया, 20 ने। तो आपका कितना बच रहा है, 10। ये जो 10 बच गया यही आपका क्या है, बैकलॉग है। ये क्या है आपका बैकलॉग। अब ये जो 10 बच गया, अब ये क्या होगा, आगे जुड़ेगा। अब आगे कैसे जुड़ेगा, मान लीजिए 2021 में फिर से यही मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर की पद की नियुक्ति खाली होती है, पद रिक्त होते हैं और कितनी वैकेंसी निकली, 100 पद खाली होते हैं, ठीक है। तो 10 जो बचा था पिछले साल की रिक्तियां वो और 100 ये कितना हो गया, 110, ठीक है। अब मान लीजिए निकाला गया कि 15% एसटी के लिए है, 27% ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 50% है और एससी के लिए निकाला गया 15%, ठीक है। अब एससी के लिए 15% निकाला गया, साथ में उसका 10 सीटें पहले से थी, तो उस 15% में 10 ऐड कर दिया जाएगा, 10 सीटें क्या की जाएंगी, ऐड कर दी जाएंगी। तो ये क्या हो गया आपका, फॉरवर्ड हो गया, ठीक है। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि 4 लोग आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अब 4 लोग हैं, मैं उनको 20 रुपए में, उनको चारों को मैं कितने दे रही हूँ, 5-5 रुपए मैंने दे दिए, ठीक है। चारों को मैंने क्या किया, 5-5 रुपए दे दिए, ठीक है। चारों 5-5 मांगे, मेरे 20 रुपए खत्म, ठीक। और रोज मेरा नियम है कि मैं कुछ समय में उनको क्या करती हूँ, हफ्ते में एक बार उनको सबको 5-5 रुपए देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर आया, चारों फिर आए, ठीक है। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति जब 4 आए थे, ठीक है, उनमें से इस बार क्या हुआ, एक बार 3 व्यक्ति आए, तो मैंने क्या किया, 3 को 5-5 दे दिया। अब एक का 5 रुपए बच रहा है तो मैंने रख लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर चारों आए, तीसरी बार। अब जब नेक्स्ट टाइम वो आए चारों, तो क्या हुआ, मैंने 5-5 रुपए सबको दे दिया। एक व्यक्ति जो पिछली बार नहीं आया था, उसके 5 रुपए मेरे पास रह गए थे, तो मैं क्या करूंगी, उसको कहूंगी ये लो तुम्हारे पिछली बार का 5 और ये जो अभी का 5 है ये ले लो। तो उसके पास कितने हो गए, 10 रुपए। ये जो पहले बचा था उसको बैकलॉग है और आगे मैंने उसको बढ़ाकर दे दिया, वो हो गया उसका फॉरवर्ड, ठीक। यही है आपका कैरी फॉर बैकलॉग, कैरी फॉरवर्ड का नियम। क्या आपको पता है कि भारत में अधिकांश आरक्षण, चाहे वो एससी एसटी के हो, ओबीसी के हो, जनरल को, सभी क्या है, वर्टिकल है। केवल महिलाएं और दिव्यांगों के लिए जो आरक्षण है वो क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल है। तो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये आरक्षण क्या होते हैं, थोड़ा इनको समझिए। तो लंबवत आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि लंबवत और क्षैतिज क्या होता है। जैसे आप नहर की खुदाई देखिए, नालियों की खुदाई आपने देखी होगी, ऐसे हो रही होती है ना, ऐसे। तो ये क्या है आपकी, क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और जैसे आप नल की खुदाई देखते हैं, ड्रिलिंग होती है जो, वो नीचे की ओर जा रहा होता है, वो क्या है आपका, वर्टिकल है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या, लंबवत बोलते हैं, ठीक है। तो जब आरक्षण कैसा हो, वर्टिकल हो। वर्टिकल कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर है, ये एक वर्टिकल लाइन है और ये क्या है आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे, इसका कहने का मतलब है जैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण है, ठीक है, इसको 10% किया गया। अब उसी लाइन में सीधे नीचे आते जा रहे हैं, हमने क्या किया, 27% ओबीसी के लिए आरक्षण कर दिया। फिर हमने उसी ने क्या किया, नीचे की लाइन की और क्या किया, हमने 15% क्या कर दिया, एससी के लिए कर दिया। फिर हमने क्या किया, 7.5% एसटी के लिए क्या कर दिया। तो क्या हो रहा है, ये लंबवत आता जा रहा है, ठीक है। अगर इसी में हम ये जो 10, अब देखिए आप महिलाओं के लिए जो आरक्षण किया गया पॉलिटिक्स में, तो कैसा किया गया, यही तो किया गया, वो हॉरिजॉन्टल है, वो लंबवत नहीं है। अगर वहां पे क्या किया जाता, अगर इसी को आगे बढ़ा दिया जाता, ये तो क्या हो जाता, ये लंबवत हो जाता। लेकिन इसको ऐसे नहीं किया गया। अगर ऐसे करने से एक और चीज होती है, क्या होती है, आरक्षण की सीमा आपकी बढ़ जाती है। तो उसको वर्टिकल नहीं किया गया, उसको हॉरिजॉन्टल किया गया है। हॉरिजॉन्टल कैसे, कि इसी में से 10% महिला आरक्षण, 10% वुमेन्स के लिए, यानी 10% जो ओबीसी में 27% आरक्षण है, उसमें 10% महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। 27 का आप 10% निकाल लीजिए। वैसे ही ईडब्ल्यूएस में भी है कि 10% वुमेन्स के लिए होगा, ठीक है। बात है बता रहे कि 10% अगर महिलाओं के लिए आरक्षण है तो 10% ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए आरक्षण है। इसमें इसी तरह एससी में भी है कि 10% एससी की महिलाओं के लिए आरक्षण होगा और इस एसटी में भी 10% एसटी की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होगा, ठीक है। तो जब आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जा रहा होता है तो उसको बोलते हैं क्या, क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल। और जब अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो उसको बोलते हैं क्या, वर्टिकल आरक्षण। आप ऐसे भी समझिए कि मान लीजिए मेरे पास 20 रुपए हैं, ठीक है। मेरे पास 20 रुपए हैं और आप 4 लोग लाइन में खड़े हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया कि 4 लोगों को, चारों को 5-5 रुपए दे दिए, ठीक है। फिर उन चारों की बहनें आ गई, ठीक है। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से लाऊं, मेरे पास 20 रुपए ही थी और मैंने 4 लोगों को 5-5 करके दे दिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, वो जो 5-5 रुपए दिए हैं हर व्यक्ति को, उन्हीं में से उनका क्या करूंगी, निकाल के 2-2 रुपए, 2.5 रुपए उनका दे दूंगी, ठीक है। उसका 2 रुपए 25 पैसे उसका दे दूंगी, 50 पैसे हर किसी का, 2 रुपए 50 पैसे निकाल के दे दूंगी मैं, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका क्या, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। लंबवत आरक्षण तथा क्षैतिज आरक्षण, यानी वर्टिकल रिजर्वेशन और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या है, लंबवत आरक्षण, इसमें अलग अलग श्रेणियां बनाई जाती हैं और उन श्रेणियों को आरक्षण दिया जाता है। लंबवत आरक्षण को जब लागू किया जाता है और किसी नई श्रेणी को आरक्षण दिया जाता है तो इससे आरक्षित सीटों का कुल प्रतिशत बढ़ जाता है।
भारत में आरक्षण मुख्यतः लंबवत आरक्षण के रूप में ही है तथा SC ST और OBC तथा EWS को प्राप्त आरक्षण भी क्या है, हमारे लंबवत आरक्षण है। तो 36 आरक्षण क्या है? 36 आरक्षण में आरक्षण देने के लिए किसी नई श्रेणी का निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि वर्तमान में जो श्रेणी बनी हुई है उसी श्रेणी के भीतर नया आरक्षण लागू कर दिया जाता है। अतः इसे आरक्षण के भीतर आरक्षण भी कहते हैं। 36 आरक्षण देने से नए समूहों को आरक्षण प्राप्त हो जाता है, लेकिन इससे कुल आरक्षित सीटों की संख्या में वृद्धि नहीं होती। भारत में पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को प्राप्त आरक्षण 36 आरक्षण ही है। तो अब थोड़ा हम समझ लेते हैं आरक्षण की आलोचना, यानी आरक्षण का हम मूल्यांकन करते हैं। आरक्षण के उसमें सकारात्मक पक्ष देखेंगे, नकारात्मक पक्ष देखेंगे और साथ ही साथ हम अपना विपक्ष रखेंगे। और याद रखिएगा, जब आप अपना पक्ष रखें तो बीच का रखें, एक तटस्थ भाव से रखें। ऐसा नहीं है कि आप अगर रिजर्वेशन से नहीं आ रहे हैं तो आप उसकी आलोचना कर दिया, रिजर्वेशन पा रहे हैं तो आप उससे चिढ़ जाएंगे, भाई आलोचना क्यों हो रही है। आप एक अध्ययन कर रहे हैं और आपको एग्जाम अपने अकॉर्डिंग नहीं, आयोग की जो मांग है, जो अधिकारी से मांग की जाती है, अपेक्षा की जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर लिखने होंगे। ठीक है, तो हम आरक्षण का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में हम सबसे पहले आरक्षण की आलोचना देखते हैं कि आरक्षण की आलोचना क्यों की जाती है। आरक्षण की आलोचनाएं, पहला हम देखते हैं कि आरक्षण की आलोचनाओं में पहला बिंदु क्या है। आलोचकों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था भारत के संविधान में वर्णित अवसर की समानता के विरुद्ध है। दूसरा, आरक्षण के कारण योग्यता की उपेक्षा होती है और इससे सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जो देश के विकास में बाधक है। तीसरा, हम देखते हैं कि भारत में आरक्षण की व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया है और इससे राजनीति में जाति का महत्व क्या है, बढ़ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में व्यवहार में आरक्षण का क्रियान्वयन इस प्रकार हो रहा है कि यह एक नए प्रकार के विभेद, इसको बोलते हैं प्रतिगामी विभेद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है। यानी नेक्स्ट हम एक और बिंदु इसमें ऐड नहीं किया है मैंने, सुन लीजिए। भारत में ब्रेन ड्रेन का एक मुख्य कारण आरक्षण माना जाता है। तो ब्रेन आपने देखा, आपको दो चीजें थोड़ी प्रॉब्लम हुई कि ब्रेन क्या है और ये जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है इसका क्या मतलब है। प्रतिगामी विभेद, याद रखिएगा, प्रतिगामी वर्ड हिंदी वर्ड अक्सर चेंज कर देता, तो इंग्लिश टर्म्स याद रखिएगा, की वर्ड्स इंग्लिश याद रखा करिए। ठीक है, तो जो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन ये क्या है। ब्रेन का तो आप मतलब समझ गए। ब्रेन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक बच्चा है, ये 60% लाता है और ये है 80% लाता है, ये आरक्षण वाली कम्युनिटी से आता है। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन हो जा रहा है और ये 80% लाकर भी इसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, ब्रेन हो रहा है। माना जा रहा है कि भाई 80% वाला अभी बिना नौकरी के रह जाएगा और ये नौकरी वाला है, और ये जो कम परसेंटेज लाया है ये कम योग्य व्यक्ति उसको माना गया। ठीक है, ये आरक्षण के दम पर आया है। तो जो योग्य व्यक्ति उसका हट जाने का मतलब क्या होता है, ब्रेन होना। ठीक है, तो हम प्रतिगामी विभेद क्या, अच्छा रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जो अनारक्षित जातियां हैं अब उल्टा उनके प्रति भेदभाव होने लगा। उनके प्रति भेदभाव होने का मतलब ये कम्युनिटी जो थी वर्षों से शोषित थी, अब हमने इसको आरक्षण के लिए आगे बढ़ रही है, हम इसको आरक्षण नहीं दे रहे हैं, इनकी जनसंख्या घटती जा रही है। जनसंख्या घटने का मतलब इनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, पीछे चली जा रही है। ठीक है, इनका विकास अवरुद्ध हो रहा है। ठीक है, ये जिस भेदभाव का शिकार कभी ये थे, अब ये उसी भेदभाव का शिकार होने लगे। ठीक है, तो यही कहा गया आरक्षण के कारण आज अनारक्षित जातियां अन्याय का शिकार हो रही हैं, जो एक नए प्रकार के भेदभाव को जन्म दे रहा है। इसी को बोला गया रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, पहले वो वंचित रह जा रहे थे, अब ये वंचित हो जा रहे हैं। तो ये कहा गया कि आरक्षण करिए, लेकिन ऐसा करिए कि ये जो वंचित था इसको आगे लाया जाए, ऐसा नहीं कि ये पीछे चला जाए। दोनों आए, ये जो हाशिए पे रह गया था इसको भी लाया जाए और ये जो आगे बढ़ रहा था इसको भी लाया जाए। ठीक है, कोई छूटे ना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये आरक्षण की थी आलोचनाएं। अब हम देखते हैं आरक्षण का महत्व क्या है। जो आलोचक है आलोचनाएं तो करते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आलोचनाएं जो है सुप्रीम कोर्ट, देश में सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री डिसीजन देता है, कंट्री का सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है आरक्षण के पक्ष में है, तो कुछ उसके महत्व भी होंगे, सकारात्मक पक्ष भी होगा। तो अब हम उसके सकारात्मक पक्ष देखते हैं। आरक्षण का महत्व क्या है। आरक्षण की व्यवस्था अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि वितरण मूलक न्याय के संबंध में भारत का संविधान पूर्ण समानता को स्वीकार नहीं करता, बल्कि आनुपातिक समानता को क्या करता है, स्वीकार करता है। फिर हम देखते हैं कि आरक्षण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने का तर्क भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में अधिकांश सेवाओं में चयन के पश्चात प्रशिक्षण की व्यवस्था लागू है, जो व्यक्ति को उस सेवा के योग्य बना देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि भारत में पिछड़ी जातियां हजारों वर्षों से शोषण और वंचन का शिकार रही हैं। आरक्षण उन्हें एक प्रकार से समाज के द्वारा दिया गया मुआवजा है। फिर हम देखते हैं कि भारत में अनेक सेवाओं में पिछड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। अतः आरक्षण एक वास्तविक प्रतिनिधि मूलक समाज बनाने के लिए जरूरी है। निष्कर्षतः आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है, अतः इसे सही माना जा सकता है। लेकिन इसे लागू करते समय कुछ सावधानियां, यानी लागू करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या जरूरी है। पहला हम देखते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था को समानीकरण यानी इक्वलाइजेशन के व्यापक अभियान का अंग होना चाहिए। हमें अपने आरक्षण के साथ साथ अन्य जो उपायों से भी वंचित वर्गों का उत्थान करना चाहिए, ताकि एक समरस समाज की स्थापना हो सके और कोई वंचित वर्ग ना हो और भविष्य में आरक्षण की आवश्यकता ही ना रहे।
फिर हम दूसरा बिंदु कैसे लिख सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था को गतिशील होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, समय समय पर इसका मूल्यांकन होते रहना चाहिए और जो समूह सबल हो चुके हैं उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि क्रीमी लेयर का निर्धारण तार्किक रूप से होना चाहिए, ठीक है, तथा बदली हुई परिस्थितियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST में भी क्रीमी लेयर लाने पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम तर्क दे सकते हैं कि भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में आर्थिक कारण को भी आरक्षण का आधार बनाने पर विचार किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आई होगी क्लास। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट को ऐड करके आपको सुझाव दे दूंगी, बता दूंगी जितना मुझे समझ में आएगा, ठीक है, जितना मैं आपको समझा सकती हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण किया गया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे क्या ये उचित है, अनुचित है, इसकी आलोचनाएं देखेंगे, इसका सकारात्मक पक्ष देखेंगे, साथ ही साथ हम आर्टिकल 17, 18 को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।